अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल ये समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल दिख रहा है आपको, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज हैविंग ए स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक डायपोल कहते हैं। ठीक है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रहेगा, उसके बीच में कुछ डिस्टेंस रहेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डायपोल कहेंगे। अब ये जो डायपोल आप देख रहे हैं, डायपोल के इक्वेटर पर, इक्वेटर मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यहाँ पर एक पॉइंट है। ठीक है, पी पॉइंट है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या बनेगी, इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक डायपोल है, तो डायपोल के इक्वेटर मतलब परपेंडिकुलर, ये देखिए ये परपेंडिकुलर पर एक पी पॉइंट है। ठीक है, और ये पेज क्या है? ये प्लेन है। अब ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, देखो यहाँ भी परपेंडिकुलर है, यहाँ भी परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, यहाँ भी परपेंडिकुलर है। तो हम लोग किसी भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं, और ये जो पेज आप देख रहे हैं, इस पेज को हम लोग प्लेन कह रहे हैं। ठीक है, तो इसी को इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं, या फिर इक्वेटोरियल लाइन भी कह सकते हैं। इक्वेटोरियल प्लेन पर जो लाइन है उसे लाइन कहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जैसे कि यहाँ पर डायपोल है, इसके बीच का डिस्टेंस 2a है। अब इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो सपोज करो कि ये एक निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है? इनवर्ड होती है। ठीक है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इनवर्ड बनाएंगे। इसका नाम दे दिया हमने E1 वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज है तो इस पी पॉइंट पर ये क्या काम करेगी? एक फोर्स इधर भी अप्लाई करेंगे स्ट्रेट लाइन में, जिसका नाम है E2 वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो E1 है, इसे हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं। रिजॉल्व मतलब एक हॉरिजेंटल लाइन और एक परपेंडिकुलर लाइन में रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये E1 है। अच्छा, यहाँ पर इसके बीच का एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये एंगल थीटा है, तो इसका ये अल्टरनेट, ये दोनों पैरेलल है, ये इसको कट कर रहा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी तो थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर E1 है, जिसके साथ में थीटा होता है, उसको हम लोग कहते हैं E1 कॉस थीटा। इसका नाम दे देंगे E1 कॉस थीटा, इस वेक्टर का नाम दे दिया हमने वो। ठीक है, और यहाँ पर जो एक देख रहे हो आप लोग, जिसके साथ में थीटा नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं E1 साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर लाइन है। अच्छा, ये r डिस्टेंस पर है। यदि हम लोग बात करें इस डिस्टेंस की, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो r है। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये कट कर रहा है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर E2 को रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, E2 को रिजॉल्व कर रहे हैं, जैसे एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन जिसके साथ में थीटा है, उसे हम लोग कहते हैं E2 कॉस थीटा। जिसके साथ में थीटा नहीं है, उसे हम लोग कहेंगे E2 साइन थीटा। हम लोगों ने रिजॉल्व कर दिया, E2 को भी रिजॉल्व कर दिया हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में, E1 को भी रिजॉल्व कर दिया हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा ये फिगर बन के तैयार हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए -q, इसका नाम दे दीजिए +q। अब ये +q चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। मान लो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है, तो ये इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज है, तो ये चूँकि बाहर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ जा रहा है, तो माइनस चार्ज है तो ये इनवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करेंगे, E1 E2 सब मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ E1 वेक्टर। ठीक है, मॉडुलस लगा दिए, मतलब मैग्नीट्यूड बन गया ये। ठीक है, ये शॉर्ट में लिखा, आप लोग पूरा पूरा लिखेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है उसकी डायरेक्शन क्या बनती है, तो हम लोग लिखेंगे E1 वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/r² है, वही हम लोग लिखेंगे। K मतलब 1/4πε0 Q/r²। r² कहने का मतलब यहाँ पर AP डिस्टेंस है। ठीक है, ये AP डिस्टेंस, अब चूँकि ये A डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक A डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस R है, तो हम लोग
यहाँ पर ये डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू ये डिस्टेंस क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस तो आर है हमारा यहाँ से यहाँ तक, और ये डिस्टेंस क्या है, ए है। ठीक है ना, तो ये जो है वो डिस्टेंस बन जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, डायरेक्शन की हम लोग बात करें तो पी से ए के तरफ है, इसलिए पी ए वैक्टर हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा E1 मैग्नीट्यूड वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q/a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका नाम दे देंगे इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। अब इसके बाद हम लोग E2 वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ E2 वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, E2 वेक्टर की मैग्नीट्यूड यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस है PB। ठीक है, ये R है, ये A है, तो उसी तरह से यहाँ का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस भी वही हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग इस पॉइंट पर फाइंड आउट करें तो जो डिस्टेंस है डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4πε0 Q/√√a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसकी डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ से B से P के तरफ है। ठीक है ना, तो इसकी डायरेक्शन बनेगी BP वेक्टर। इसे और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। मैग्नीट्यूड ऑफ E2 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q/a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 नाम दे दिए। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड किए थे, ये देखिए ये E1 वेक्टर और E2 वेक्टर दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है, इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट कंपोनेंट्स, आर इक्वल एंड opposite components, so cancel each other, ठीक है, ये बात को समझ में आ रही है। तो अब देखिए जैसे कि यहाँ पर इसका जो कॉस है E1 कॉस थीटा है और E2 कॉस थीटा, ये दोनों आपस में एडेड हो जाएगा और ये ऐड होकर के इसका रिजल्टेंट फील्ड बनाएगा। तो इस डायपोल के कारण जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, मतलब इसकी देखिए डायरेक्शन, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन P वेक्टर की बात करें हम लोग तो P वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, माइनस से प्लस की तरफ है। और इस डायपोल के कारण जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ उसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना, माइनस निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब अपोजिट टू डायपोल मूवमेंट ऐसा कहे तो इसकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन बन रही है। ठीक है, और इस रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या बनेगी ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इक्वल टू, अब ये दोनों ही एडेड हो जाएंगे, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अच्छा देखो E1 और E2 दोनों ही आपस में इक्वल है, इसलिए हम लोग यहाँ पर दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करके क्या हो जाएगा 2E1 वेक्टर कॉस थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि E1 की मैग्नीट्यूड और E2 की मैग्नीट्यूड दोनों ही आपस में इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर 2E1 वेक्टर कॉस थीटा लिख दिए। अब यहाँ पर हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे। 2E1 की जो भी वैल्यूज है, E2 की या फिर E1 की वैल्यू जो भी है वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो लिखेंगे 1/4πε0 Q/a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, 2 × 1/4πε0 Q/a
ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा कॉस थीटा है तो कॉस थीटा यहाँ पर देखिए कि इस वाले ट्रायंगल में कॉस थीटा की वैल्यू यदि हम लोग फाइंड आउट करें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू बेस क्या है, ये ए है और हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हम लोग आप पुट कर देंगे यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे, तो क्या आएगा ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखिए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे कि इसकी मैग्नीट्यूड की आंसर निकल करके आ जाएगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पर देखिए हम लोग Q और ये 2A इन दोनों को साथ में ले रहे हैं, तो हो जाएगा Q इंटू 2A ऊपर में हो जाएगा और यहाँ पर इसका पावर 1 है और इसका पावर हाफ है, तो 1 प्लस हाफ, तो इसको प्लस करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करके Q इंटू 2A ऊपर में आ रहा है और नीचे में 4πε0 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लाइन में कैसे लिखेंगे, देखिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला Q इंटू 2A अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल करके आ जाएगा। ये Q इंटू 2A को हम लोग क्या कहते हैं, डायपोल मूवमेंट कहते हैं, जिसे P वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, ये क्या है, डायपोल मूवमेंट हो आइदर ऑफ एनी चार्ज डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब देखिए यही एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसे हम लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ मैं, यदि शॉर्ट डायपोल हो, फॉर शॉर्ट डायपोल, तो ए इज लेस देन आर हो जाते हैं। तो ए काफ़ी छोटा है, इसलिए ए को हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। ए डिस्टेंस जो है शॉर्ट डायपोल कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस है ये ए, वो इस आर के कंपेरिजन में काफ़ी छोटा रहेगा, ठीक है। मतलब बिल्कुल शॉर्ट डायपोल रहेंगे, लेकिन इक्वेटोरियल पॉइंट का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। तो उस केस में जो सबसे शॉर्ट होता है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब ए वाले को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है वो क्या निकल करके आएगा, ये तो डायपोल ऊपर में है ही 4πε0 और ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, r³ बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फॉर शॉर्ट डायपोल का फॉर्मूला है, इसे हम लोग याद रखेंगे। अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन P से D के तरफ है, मतलब इट इज़ डायरेक्शन जो है वो अपोजिट टू डायपोल मूवमेंट है, ठीक है ना। इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू डायपोल मूवमेंट, P वेक्टर जो था वही हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा इसको यदि हम लोग एक बात और कर ले कि वेक्टर फॉर्म में यदि हम लोग इसे रिप्रेजेंट करें इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में यदि हम लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, ई वेक्टर इक्वल टू, अब चूंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है डायपोल मूवमेंट की इसलिए माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। 4πε0 इंटू r³ वेक्टर, ये सब वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर जितने भी रहेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और मैं बताऊँ यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा कि यदि एक्सियल लाइन की बात करें, ठीक है ना, इन एक्सियल लाइन उसमें आपने पढ़ा था कि डायपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो K2P/r³ होता है। वही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि 2P K को 1/4 इंटू r³, ठीक है। तो देखिए इसका नाम दे दीजिए, ये इक्वेशन कौन सा था, 1 2, इसका इक्वेशन का नाम दे दीजिए 3, इसका नाम दे दीजिए 4 और इसका नाम दे दीजिए 5, इसका दे देंगे 6। तो देखिए यहाँ पर 6 और 4 ये दोनों जो है इक्वेटोरियल एक्सियल लाइन का है, इन दोनों का यदि हम लोग रेशियो निकालें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन 6/इक्वेशन 4, ठीक है। तो इसको यदि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं मतलब एक्सियल लाइन अपॉन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन, तो ये देखिए इन दोनों को डिवाइड करने के बाद 2/1 आ रहा है, ठीक है ना।
इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सियल लाइन का वो ट्वाइस है इक्वेटोरियल लाइन का, है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन की यदि बात करें तो वो ट्वाइस हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इक्वेटोरियल लाइन का। ये भी एक अच्छा रिजल्ट निकल करके आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, एक बात और नोट करने वाली बात है कि यदि हम लोग सिंगल चार्ज की बात करें, यहाँ पर नोट कर सकते हैं हम लोग एक बात कि यदि हम लोग सिंगल चार्ज की बात करते थे जब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था फॉर सिंगल चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है वो 1/r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था, ठीक है ना। लेकिन यदि हम लोग शॉर्ट डायपोल की बात कर रहे थे, फॉर डायपोल शॉर्ट, तो उस समय जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। यहाँ देखो इस वाले इक्वेशन में 1/r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेंथ जो है वो डायपोल के केस में जल्दी ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि r³ के कंपेरिजन में ये डिस्टेंस कम हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो डायपोल के केस में ज़्यादा ऑफ होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि स्ट्रेंथ, इट मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड will fall off quickly in dipole than सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज के कंपैरिजन में डायपोल की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो जल्दी फॉल ऑफ हो जाए, क्योंकि यहाँ पर r³ डिस्टेंस है। थैंक यू।